हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक रसायन विज्ञान का। आपका जो है केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है आपका अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उनके अम्लों के प्रकार, वैज्ञानिकों की परिभाषाएं और उपयोग, और क्षारकों का उपयोग क्या है, पीएच स्केल क्या है। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हल करेंगे। तो हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका यहाँ से जो है किसी न हर सारे एग्जाम में दो या नंबर या 3 नंबर के पक्के हो जाते हैं इसमें से। तो हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। के बारे में पढ़ेंगे। तो इस एक ही वीडियो में हम पूरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कवर कर लेंगे, तो पूरी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सभी रासायनिक यौगिकों यानी कि जो भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके गुणों के आधार पर इन्हें 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो अम्ल, क्षार और लवण। तो आज की इस वीडियो में हम अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अम्ल यानी कि एसिड होते क्या हैं। तो एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है खट्टा। तो इसीलिए जो भी अम्ल होते हैं ना, ये स्वाद में कैसे प्रतीत होते हैं? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और अम्ल वह रासायनिक यौगिक अथवा पदार्थ है जो कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन अथवा हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जो अम्ल होते हैं ना, ये जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, जिसे हम H+ कहते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन अथवा हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इसके बाद है कि क्षार क्या होता है। तो क्षार वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं। यही दोनों बेसिक डिफरेंस है इसमें। जो अम्ल है ये हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं और जो क्षार है ये हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग करते हैं। हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ और हाइड्रोक्सिल आयन OH-। ये याद रखिएगा, जो अम्ल है ये हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं और क्षार हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग करते हैं। और क्षारकों में प्रोटीन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। और ये स्वाद में कैसे होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं और इन्हें स्पर्श करने पर यह साबुन के समान चिकने एवं फिसलन युक्त प्रतीत होते हैं। तो जो क्षार होते हैं ना, ये साबुन के समान चिकने होते हैं। तो आगे हम लिटमस पेपर टेस्ट देख लेते हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा कि लिटमस पेपर में अम्ल और क्षार कैसे पता लगाते हैं, पर आजकल एग्जामिनर लिटमस पेपर नहीं पूछता, वो मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फिन के द्वारा कैसे अम्ल और क्षार का पता लगाया जाता है ये पूछ लेता है। तो हम तीनों को एक साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिटमस पेपर की सहायता से कैसे पता लगाया जाता है कि जो विलेन है वो अम्ल है या क्षार है। तो लिटमस पेपर की सहायता से, तो अगर जो विलेन है उसको लिटमस पेपर में डालने पर अगर लिटमस पेपर नीले से लाल रंग में बदल जाएगा तो अम्ल होगा। याद रखिएगा, अम्ल के केस में जो लिटमस पेपर है ये नीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा और क्षार के केस में जो लिटमस पेपर है ये लाल से नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो अम्ल के केस में नीले से लाल रंग में और क्षार के केस में लाल से नीले रंग में लिटमस पेपर बदल जाएगा। अब हम देखते हैं कि मिथाइल ऑरेंज की सहायता से कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी विलेन अम्ल है या क्षार है। तो मिथाइल ऑरेंज पर अगर हम जो विलेन है वो डालेंगे, अगर मिथाइल ऑरेंज का रंग लाल हो जाएगा तो ये जो विलेन होगा ये अम्ल होगा। लेकिन अगर मिथाइल ऑरेंज का रंग पीला हो जाएगा तो समझ लीजिए जो विलेन हमने डाला है वो क्षार है। तो अम्ल के केस में मिथाइल ऑरेंज लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा और क्षार के केस में मिथाइल ऑरेंज पीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। अब तीसरा इंडिकेटर देख लेते हैं, फेनोल्फिन। तो फेनोल्फिन में अगर हम अम्ल डालेंगे तो इसका कोई कलर नहीं आएगा, यानी कि ये रंगहीन हो जाएगा, कलरलेस रहेगा। लेकिन अगर हम क्षार के केस में देखें तो फेनोल्फिन गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अम्ल के केस में रंगीन और क्षार के केस में गुलाबी। तो जो स्लाइड है ना, यहाँ से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर बनेगा, तो इसे याद कर लीजिएगा। तो आगे अब हम अम्ल और क्षार के रिगार्डिंग जो थ्योरी है वो पढ़ लेते हैं। तो अम्ल एवं क्षारों को परिभाषित करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ कंसेप्ट यानी कि थ्योरी दी गई है, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके रिगार्डिंग अर्हेनियस ने थ्योरी दी थी। तो अर्हेनियस स्वीडिश वैज्ञानिक थे, इनका पूरा नाम क्या था? स्वांटे ऑगस्ट अर्हेनियस। तो इनके अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। सीधी सी बात है, इनका कहना था कि जो पदार्थ जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है वो अम्ल होते हैं, और वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल या जिसे हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं वो मुक्त करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो इन्होंने सिंपल परिभाषा दी थी। इनका कहना था कि जब भी कोई पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करे तो क्या होगा? वो अम्ल होगा। और जब भी कोई पदार्थ जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करे तो क्या कहलाएगा? तो उसे हम क्षार कहेंगे। तो अर्हेनियस के बाद दूसरी थ्योरी कौन सी आई? तो ब्रोंस्टेड-लोरी का अम्ल एवं क्षारक सिद्धांत। तो अम्ल क्षारकों को परिभाषित करने की दिशा में यह सिद्धांत 1923 ईस्वी में दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था? तो जोहानेस निकोलस ब्रोंस्टेड और थॉमस मार्टिन लोरी के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। तो इनका क्या कहना था? तो इनके सिद्धांत के अनुसार जो पदार्थ जलीय विलयन में वियोजित होकर प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं उन्हें अम्ल कहेंगे। तो हाइड्रोजन आयन तो ये उत्पन्न करेंगे, लेकिन ये एक कदम और आगे बढ़ गए। इनका कहना है कि जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन तो मुक्त होगा ही, लेकिन वो साथ में प्रोटॉन देने की क्षमता भी रखेंगे, उन्हें अम्ल कहा जाएगा। और वे पदार्थ जो विलयन से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखेंगे उन्हें क्षार या क्षारक कहा जाएगा। तो ब्रोंस्टेड-लोरी का क्या कहना है? तो इनके अनुसार अम्ल कौन से होंगे? तो जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखेंगे वो अम्ल होंगे और जो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखेंगे वो क्षार होंगे। तो यह है ब्रोंस्टेड-लोरी का सिद्धांत। इसके बाद है लुईस का सिद्धांत। तो अमेरिकी वैज्ञानिक गिलबर्ट न्यूटन लुईस के अनुसार वह रासायनिक पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखता है वो अम्ल कहलाता है, और इसके विपरीत वह रासायनिक पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करने की क्षमता रखता है वो क्षार कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहले अर्हेनियस ने क्या कहा कि जब भी कोई पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा तो वो अम्ल कहलाएगा, और जब भी कोई पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करेगा तो क्षार कहलाएगा। उसके बाद ब्रोंस्टेड-लोरी आए, इनका कहना था वो तो ठीक है, लेकिन इसी के साथ जब भी कोई पदार्थ प्रोटॉन देने की क्षमता रखेगा तो वो अम्ल होगा, और अगर वो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखेगा तो क्षार होगा। तो प्रोटॉन के बारे में इन्होंने बता दिया। तो इसके बाद लुईस आए, इनका कहना था कि दोनों तो ठीक है, लेकिन इसके साथ ही जब भी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखेगा तो वो अम्ल होगा, और जब भी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करने की क्षमता रखेगा तो वो क्षार कहलाएगा। तो इसके बाद आगे हम
अम्लों के प्रकार देख लेते हैं, एसिड के टाइप देख लेते हैं। तो अम्लों को 4 आधार पर बांटा गया है। कौन कौन से आधार हैं? तो पहला है स्रोत के आधार पर, यानी कि इनके सोर्स के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार है कार्बनिक अम्ल और दूसरा प्रकार है अकार्बनिक अम्ल। इनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इस डायग्राम की सहायता से हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सोर्स के आधार पर जो अम्ल है इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। और इसके बाद दूसरा आधार है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर। तो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर भी इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक है ऑक्सी अम्ल और दूसरा है हाइड्रा अम्ल। इसके बाद तीसरा आधार है हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर। तो हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर भी अम्लों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्रबल अम्ल और दूसरा है दुर्बल अम्ल। इसके बाद है जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर। तो जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर भी इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो एक एक करके इन सभी प्रकारों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कौन सा आधार था? तो स्रोत के आधार पर, यानी कि सोर्स के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। तो सबसे पहले हम कार्बनिक अम्ल के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसे अम्ल जो विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं वो कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। तो जो भी एसिड नेचुरल सोर्सेस से यानी कि प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होता है वो कार्बनिक अम्ल कहलाता है। तो हम स्रोत के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो इनका स्रोत क्या होगा? एनिमल और प्लांट, ये कार्बनिक अम्ल कहलाएंगे। तो सभी कार्बनिक अम्लों में कार्बन अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। तो जो भी कार्बनिक अम्ल होंगे ना उनमें कार्बन जरूर पाया जाएगा। और विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, दूध, दही एवं जीव कार्बनिक अम्लों का स्रोत है। तो इनके उदाहरण कौन कौन से हैं आगे हम इनके केमिकल फॉर्मूला भी देख लेंगे। तो कौन कौन से इनके उदाहरण हैं? जैसे सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ये सभी इनके प्रमुख उदाहरण हैं। तो जो कार्बनिक अम्ल है और इनके स्रोत देख लेते हैं। तो कार्बनिक अम्ल के बारे में कैसे पता चलेगा? तो जो भी कार्बनिक अम्ल होगा ना उसमें आपको कार्बन देखने को मिलेगा। जैसे जो सिट्रिक अम्ल है इसका जो फॉर्मूला है आप देखेंगे कि इसमें कार्बन है ना C6, इसमें कार्बन है। एसिटिक अम्ल के फॉर्मूले में भी आप देखेंगे तो इसमें भी कार्बन है। इसी प्रकार ये जितने भी एसिड हैं आप देखेंगे कि सब में कार्बन पाया जाता है। तो इन्हें पहचानना बहुत ही आसान है, जिसमें कार्बन हो वो कार्बनिक अम्ल है। तो सबसे पहले है सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक एसिड किसमें देखने को मिलता है? तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो जो खट्टे फल होते हैं ना उनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जैसे नींबू, संतरा, टमाटर आदि जो खट्टे फल हैं उनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल किसमें देखने को मिलता है? तो सिरका यानी कि विनेगर में एसिटिक अम्ल देखने को मिलता है। इसके बाद है फार्मिक अम्ल। ये सभी एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो सिरका यानी कि विनेगर में एसिटिक अम्ल देखने को मिलता है। इसके बाद है फार्मिक अम्ल। ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए इन्हें ध्यान से सुनिएगा। तो जो फार्मिक अम्ल है ये हमें किनसे मिलता है? तो ये मधुमक्खियों एवं चींटियों के डंक से तथा नीडल नामक वनस्पति के कांटे में हमें फार्मिक अम्ल देखने को मिलता है। तो ज्यादातर यही पूछा जाता है कि चींटियों से हमें कौन सा अम्ल देखने को मिलता है? तो फार्मिक अम्ल। इसके बाद है लैक्टिक अम्ल। तो जो दूध से बनी हुई चीजें होती है ना उनमें लैक्टिक अम्ल देखने को मिलता है। जैसे दूध, दही, इसमें क्या होता है? इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। इसके बाद है एस्कोर्बिक अम्ल। तो एस्कोर्बिक अम्ल किसमें होता है? तो आंवले में, पपीता में और ब्रोकली में, इसमें एस्कोर्बिक अम्ल देखने को मिलता है। इसके बाद है टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल कच्चे आम, अंगूर, इमली, केला और अनानास इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर में देखने को मिलता है। खासकर टमाटर के बारे में पूछा जाता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल देखने को मिलता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल देखने को मिलता है। इसके बाद है यूरिक अम्ल। तो यूरिक अम्ल हमारे यूरिन यानी कि हमारे मूत्र में देखने को मिलता है। ये सभी कार्बनिक अम्ल और उनके स्रोत हैं और ये इंपॉर्टेंट है। तो कार्बनिक अम्ल के बाद हम अकार्बनिक अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्बनिक अम्ल में हमने पढ़ा कि जो कार्बनिक अम्ल होते हैं ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन जो अकार्बनिक अम्ल होते हैं ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते, बल्कि इन्हें अकार्बनिक खनिजों से प्राप्त किया जाता है। और ये खनिज अम्ल वस्तुतः वे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन तथा अधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं। जैसे इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल सर्वप्रमुख खनिज अम्ल हैं और इन्हें बेंच अम्ल भी कहा जाता है। याद रखिएगा अकार्बनिक अम्ल को ही बेंच अम्ल कहा जाता है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल, और ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। तो पहला आधार हमने देख लिया। अब दूसरा आधार है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर। तो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर भी इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। तो पहले हम ऑक्सी अम्ल के बारे में पढ़ते हैं कि ऑक्सी अम्ल कौन से होते हैं। तो वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु संयुक्त रहता है तथा कम से कम एक अन्य तत्व भी उपस्थित होता है, वो ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। तो सीधी सी बात है, जैसे कार्बनिक अम्ल में आपको कार्बन देखने को मिलता है उसी प्रकार ऑक्सी अम्ल में हमें ऑक्सीजन देखने को मिलता है। तो ऑक्सी अम्ल को ऑक्सो अम्ल भी कहा जाता है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो जैसे फास्फोरिक अम्ल। तो आप देखेंगे कि फास्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? H3PO4। तो इसमें आप देख रहे हैं ना O4, तो इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। इसके बाद है नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो इसमें भी O3 ऑक्सीजन उपस्थित है। तो ये ऑक्सी अम्ल के प्रमुख उदाहरण हैं। तो जो भी अम्ल जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति हो वो ऑक्सी अम्ल कहलाएंगे। अब हम हाइड्रा अम्ल देख लेते हैं। तो हाइड्रा अम्लों में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, याद रखिएगा इनमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती। तथा हाइड्रोजन सांद्र हैलोजन समूह, हैलोजन समूह के बारे में हमने आवर्त सार में पढ़ा था। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, तो हैलोजन समूह या इसके समान किसी तत्व जैसे साइनोइड के साथ ये संयोजित होता है। तो हाइड्रा अम्ल कौन से होंगे? तो ये भी आसान है, जिनकी शुरुआत हाइड्रो से हो रही हो। जैसे हाइड्रोक्लोरिक तनु अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोसाइनिक अम्ल। तो जो हाइड्रा अम्ल होंगे ना इनकी शुरुआत ही हाइड्रो से हो रही होगी। तो 2 आधार हमने पढ़ लिए। अब हम तीसरा आधार देखते हैं, हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर। तो इसके भी 2 प्रकार हैं। पहले हम देखते हैं प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और प्रबल अम्लों में प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन त्याग करने की उच्च क्षमता होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रबल अम्ल कौन से होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन त्याग करने की उच्च क्षमता होती है। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसके उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसे याद कैसे रखेंगे। पहले इसके उदाहरण
देख लेते हैं और ये उदाहरण कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो प्रबल अम्ल के कौन कौन से उदाहरण हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, ये सभी प्रबल अम्लों के उदाहरण हैं। कौन कौन से? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। इसके बाद देखते हैं दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड। तो वे अम्ल जो जल या विलयन में पूर्णतः आयनित न होकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। और दुर्बल अम्ल अपने हाइड्रोजन आयनों का पूर्णतः त्याग नहीं करते। हमने पढ़ा कि जो प्रबल अम्ल होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन त्याग करने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन दुर्बल अम्ल हाइड्रोजन आयनों को पूर्णतः त्याग नहीं करते। और इनके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सभी दुर्बल अम्लों के उदाहरण हैं। कौन कौन से? एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपसे परीक्षा में ये पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है। तो कैसे हम प्रबल अम्ल के बारे में पता लगाएंगे? तो देखिए, वैसे तो H2SO4, HNO3 ये दोनों ही प्रबल अम्ल हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से भी बताइए कि सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल कौन सा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पता लगाते हैं कि सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल कौन सा है। तो इसके लिए 3 कंडीशन आप याद रखिएगा जिसे आपको आसानी से याद आएगा कि अगर हाइड्रोजन ज्यादा होगा ना तो अम्ल कमजोर होगा। जैसे H2 है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, और दूसरा क्या है? H सिंगल है। तो इन दोनों में कमजोर कौन सा होगा? तो H2, जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो अम्ल कमजोर होगा। यानी कि कंपैरिजन की बात चल रही है। वैसे तो ये दोनों ही हाइड्रोजन प्रबल है, लेकिन इन दोनों में से कमजोर कौन सा है? तो जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन ज्यादा देखेंगे, और इसके साथ दूसरी कंडीशन क्या है कि जो कार्बन है ना ये अम्ल को कमजोर करता है और ऑक्सीजन अम्ल को मजबूत बनाता है। तो जैसे CO2, इसमें ऑक्सीजन तो ज्यादा है लेकिन कार्बन आ गया, तो ये जो अम्ल होगा ये कमजोर होगा। उसके बाद है NH3, तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। इसके ऊपर देख लेते हैं, तो HNO3, इसमें हाइड्रोजन एक ही है और इसके ऊपर हाइड्रोजन 2 है। तो सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल कौन सा होगा? तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन ही देखना होता है। तो जो दूसरा ऑप्शन है इसमें कि हाइड्रोजन है, तो सबसे प्रबल अम्ल होगा। मैंने आपको बताया ना कि अगर हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो अम्ल कमजोर होगा, इसलिए अगर हाइड्रोजन कम होगा तो जो अम्ल है वो सबसे ज्यादा प्रबल होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, इन तीनों में बताइए कि सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। तो पहले में हाइड्रोजन कितना है? एक ही है। दूसरे में आप देखेंगे CH3, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और लास्ट में भी हाइड्रोजन है, और तीसरे में 2 हाइड्रोजन है। इन तीनों में देखा जाए तो सबसे कम हाइड्रोजन किसमें है? तो HCl में। तो सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होगा इन तीनों में? तो HCl सबसे प्रबल अम्ल होगा। तो 3 कंडीशन याद रखिएगा कि हाइड्रोजन ज्यादा तो अम्ल कमजोर, कार्बन अम्ल को कमजोर करता है और ऑक्सीजन अम्ल को मजबूत करता है। तो अब हम जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर अम्ल देख लेते हैं। तो इसमें भी अम्ल के 2 प्रकार हैं, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो सबसे पहले देखते हैं सांद्र अम्ल यानी कि कॉन्सनट्रेटेड एसिड। तो वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होती है, सांद्र अम्ल कहलाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है। तो देखिए, विलेय, विलयक और विलयन ये क्या होता है आप समझ लीजिए। तो इस उदाहरण की सहायता से आपको समझ आ जाएगा। विलेय जिसे सोल्यूट कहते हैं, तो वे पदार्थ जो किसी दूसरे द्रव में घुल जाए उसे विलेय कहा जाता है। जैसे नमक, नमक जो है पानी में घुल जाएगा इसीलिए से विलेय कहा जाएगा, सोल्यूट कहा जाएगा। और सोलवेंट क्या होता है? विलायक क्या होता है? तो जिसमें कोई पदार्थ घुल जाए, विलीन हो जाए उसे विलायक कहा जाएगा। जैसे पानी, पानी को विलायक कहा जाएगा क्योंकि इसमें नमक को घोल दिया जाता है, तो क्या होगा? विलायक होगा। और जो ये घोल होगा ना, यानी कि पानी में जब नमक को घोला जाएगा तो जो घोल बनेगा इसे विलयन कहा जाएगा, सोल्यूशन कहा जाएगा। तो विलेय क्या होता है? वे पदार्थ जो कि विलायक में घुल जाए। विलायक क्या होता है? जिसमें विलेय विलीन हो जाए, और इन दोनों का मिश्रण कहलाता है विलयन। अब हम पढ़ते हैं सांद्र अम्ल के बारे में। तो सांद्र अम्ल क्या है? वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होती है, वो सांद्र अम्ल कहलाता है। तो सांद्र और तनु आप ऐसे समझे, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। जैसे आपने जलेबी वाली चाशनी देखी होगी ना कि जब दुकानदार जलेबी बनाता है तो कढ़ाई में उसने एक चाशनी रखी होती है। उसमें क्या होता है कि पानी में चीनी घोली होती है, और जो पदार्थ होता है विलयन होता है वो बहुत ही गाढ़ा होता है। तो आप उसको समझ लीजिए सांद्र बहुत ही गाढ़ा है। लेकिन जब आप शरबत पीते हैं तो पानी में चीनी बहुत ही कम मात्रा में घोलते हैं, यानी कि वो इतना गाढ़ा तो नहीं होता, तो वो होगा तनु। तो सांद्र और तनु में फर्क क्या है? तो आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो सांद्र होगा बहुत ही गाढ़ा होगा, और जो तनु होगा वो डाइल्यूट होगा, यानी कि गाढ़ा नहीं होगा। तो तनु अम्ल कौन सा होता है? तो वे अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है, वो तनु अम्ल कहलाता है। और सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होती है। अब आगे हम अम्लों के रासायनिक गुणधर्म देख लेते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं और इनका रिजल्ट क्या मिलता है? तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे इस समीकरण से समझिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर हम मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया कराएं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? एसिड है, और मैग्नीशियम क्या है? धातु है। तो जब भी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? लवण और हाइड्रोजन मिलेगा। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम से क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। तो ये समीकरण याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि जब भी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या मिलेगा? लवण और हाइड्रोजन गैस। इसके बाद है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन के साथ अम्ल की अभिक्रिया। तो अम्ल धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करते हैं। तो लवण का निर्माण तो होगा ही, और यहाँ पर जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण भी हो रहा है। तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर धातु कार्बोनेट है, कार्बोनेट मेटल है। तो कार्बोनेट मेटल से हमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन से हमें जल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अम्ल है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं ना, तो कार्बोनेट से कार्बन मिल जाएगा और हाइड्रोजन से जल मिल जाएगा। तो ये समीकरण देख लीजिए कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो क्या मिलेगा? कॉपर सल्फेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर सल्फेट क्या है? लवण है, तो हमें लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। कब? जब अम्ल धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा। इसके बाद आ गया कि क्या होगा अगर अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करे, यानी कि एसिड का अगर बेस के साथ रिएक्शन करा जाए तो क्या मिलेगा? तो अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं तथा लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा ना, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और इसके साथ ये लवण और जल का निर्माण करेंगे। जैसे उदाहरण देख लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एसिड है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। तो अगर हम अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया कराएं तो हमें क्या मिलेगा, जल और लवण। तो लवण कौन सा मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड। इसके बाद हम अम्लों के उपयोग देख लेते हैं, यानी कि एसिड के यूज देख लेते हैं। तो सबसे पहले है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ पर होता है, तो सिरके में 3 से 6% एसिटिक अम्ल होता है और यह अचार बनाने, सलाद में एवं खाद्य पदार्थों के प्रिजर्वेशन में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल का उपयोग किसमें होता है, तो यह चमकदार नमक बनाने, धातुओं को साफ करने एवं खाद्य संचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल का उपयोग किसमें होता है, तो चमकदार नमक बनाने और धातुओं को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किसमें होता है, तो कार की बैटरियों में बहुत बार पूछा गया है कि कार की बैटरियों में कौन से अम्ल का उपयोग होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कार की बैटरियों में होता है। तो कार की बैटरियों में, पेट्रोलियम शोधन में, डाई में, पेंट आदि के निर्माण में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किसमें होता है, तो उर्वरक यानी कि खाद, एक्वारेजिया एवं विस्फोटकों के निर्माण में तथा रॉकेट ईंधनों में ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किसमें होता है, तो उर्वरक में होता है, विस्फोटकों के निर्माण में होता है तथा रॉकेट ईंधन में ऑक्सीडाइजर के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किसमें होता है, तो एक्वारेजिया में, रंजकों यानी कि डाइज में, औषधियों में एवं प्लास्टिक निर्माण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। तो औषधियों में एवं प्लास्टिक निर्माण में कौन से एसिड का उपयोग होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग होता है। और जो हमारा स्टमक है ना, तो हमारे स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही हमारे पेट में पाया जाता है। इसके बाद है बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड का उपयोग किसमें होता है, तो पौधों में बोरोन की कमी दूर करने के लिए, चावल गेहूं के संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में तथा कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बोरिक एसिड का प्रयोग किसमें किसमें होता है, तो पौधों में बोरोन की कमी दूर करने में होता है, चावल तथा गेहूं के संरक्षण में इसका उपयोग होता है, फाइबर ग्लास के निर्माण में होता है और कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में इसका उपयोग होता है। इसके बाद है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किसमें होता है, तो कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, ब्लीचिंग में और जंग के दाग हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किसमें होता है, कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, ब्लीचिंग में और जंग के दाग हटाने में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। तो अब हम क्षार के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि क्षार वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं और क्षारकों में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है और ये स्वाद में कड़वे होते हैं तथा स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने एवं फिसलन युक्त प्रतीत होते हैं। तो ये क्षार की परिभाषा है और हमने देखा कि जो क्षार है ये लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, मिथाइल ऑरेंज को पीले रंग में तथा फिनोल्फथीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं और ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उन्हें उदासीन कर देते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं। तो ये सब हमने पीछे पढ़ लिया। तो क्षार के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्राइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये क्षार के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। तो ज्यादातर जो भी विलयन क्षार होगा ना उसमें आपको हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा। हाइड्रोक्साइड यानी कि OH, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4, इसके लास्ट में क्या है, OH। तो ज्यादातर जो भी क्षार होगा उसमें आपको OH देखने को मिलेगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि कैसे आप अम्ल और क्षार को पहचानेंगे। तो आगे हम क्षार के प्रकार देख लेते हैं, इनके टाइप देख लेते हैं। तो सबसे पहले है जल में विलेयता के आधार पर क्षारकों को 2 भागों में बांटा गया है, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। सांद्रता के आधार पर भी इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, सांद्र क्षारक और तनु क्षारक। और अम्लीयता के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, एकल अम्लीय क्षारक, द्विअम्लीय क्षारक और त्रिअम्लीय क्षारक। तो एक एक करके अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जल में विलेयता के आधार पर क्षारकों के बारे में पढ़ते हैं। तो जल में घुलने के पश्चात क्षारकों द्वारा उत्पन्न हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या के आधार पर जो क्षार है इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, तो प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार कौन से होते हैं, तो वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः घुलकर आयनित हो जाने की संख्या के आधार पर जो क्षार है इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, तो प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार कौन से होते हैं, तो वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः घुलकर आयनित हो जाते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं और जल में घुलनशील क्षारकों को ही एल्कलाई अथवा क्षार कहा जाता है और ये क्षारक अधिक संख्या में हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। तो इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रबल क्षारकों के उदाहरण हैं। तीनों उदाहरण इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा कौन कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रबल क्षारकों के उदाहरण हैं। अब हम दुर्बल क्षारक देख लेते हैं। तो ये प्रबल क्षारक के बिल्कुल विपरीत होते हैं। ये क्षारक जलीय विलयन में पूर्णतः नहीं घुलते अथवा पूर्णतः आयनित नहीं होते, ये दुर्बल क्षारक कहलाते हैं और ये क्षारक कम हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों ही दुर्बल क्षारकों के उदाहरण हैं। कौन कौन से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हम सांद्रता के आधार पर क्षारकों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो सांद्रता के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है, सांद्र क्षारक और तनु क्षारक। जैसे मैंने आपको अम्ल में बताया था कि जो गाढ़े अम्ल हैं वो सांद्र हैं और जो डाइल्यूट हैं वो तनु हैं। इसी प्रकार सांद्र क्षारक कौन से होंगे, जो गाढ़े हैं, वे जलीय विलयन जिसमें क्षार की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है सांद्र क्षारक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में देखें तो सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड और सांद्र अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसके उदाहरण हैं। तो तनु क्षारक कौन से होंगे, डाइल्यूटेड बेस कौन से होंगे, तो वह जलीय विलयन जिसमें क्षार की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है वो तनु क्षारक कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण कौन सा है, तो तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड और तनु अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसके उदाहरण हैं। इसके बाद हम अम्लीयता के आधार पर इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। तो क्षारकों की जो अम्लीयता है ये इस बात पर निर्धारित करती है कि उसमें कितने
कितने हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित हैं और वह कितने हाइड्रोजन के साथ संयोजित होता है। तो अम्लीयता के आधार पर भी जो क्षार हैं इनके 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला है एकल अम्लीय क्षारक यानी कि मोनो एसिडिक बेस। तो इन क्षारकों में केवल एक हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होता है और ये केवल एक हाइड्रोजन आयन के साथ संयोजित होते हैं। तो इन्हें पहचानना आसान है, जिसमें आप देखेंगे कि जो OH है वो सिंगल हो, वो एकल अम्लीय क्षारक का उदाहरण होगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH तो सिंगल OH है, तो ये एकल अम्लीय क्षारक का उदाहरण है। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH तो इसमें भी OH सिंगल है, तो ये भी एकल अम्लीय क्षारक का उदाहरण है। इसके बाद है द्वि अम्लीय क्षारक यानी कि डाई एसिडिक बेस। तो इन क्षारकों में 2 हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होते हैं तथा ये 2 हाइड्रोजन आयनों के साथ संयोजित होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा फेरस हाइड्रोक्साइड इसके उदाहरण हैं। तो इसमें हमें जो OH है वो 2 देखने को मिलेंगे, जैसे MgOH2 और FeOH2। तो यहाँ पर आपको OH 2 देखने को मिल रहा है ना, ये द्वि अम्लीय क्षारक का उदाहरण होगा। इसके बाद है त्रि अम्लीय क्षारक यानी कि ट्राई एसिडिक बेस। तो इन क्षारकों में 3 हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होते हैं और ये 3 हाइड्रोजन आयनों के साथ संयोजित होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो यहाँ पर आपको 3 OH देखने को मिलेंगे AlOH3। तो ये त्रि अम्लीय क्षारक का उदाहरण होगा। इसके बाद हम क्षारकों के उपयोग देख लेते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा कहा जाता है, इसका उपयोग किसमें होता है? तो साबुन, कागज तथा अपमार्जक के निर्माण में इसका उपयोग होता है और पेट्रोलियम शोधन में और कपड़ा निर्माण उद्योग में भी कास्टिक सोडे का उपयोग होता है। इसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें होता है? तो चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा में, जल एवं गंदे नालों के उपचार में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है और व्यंजक चूर्ण, सीमेंट, प्लास्टर एवं मोटार के निर्माण में भी बुझे हुए चूने का उपयोग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि व्यंजक चूर्ण में किसका इस्तेमाल होता है? तो बुझे हुए चूने का इस्तेमाल होता है। इसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसके जलीय विलयन को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें होता है? जो आप इनो पीते हैं ना, उसमें भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसका उपयोग अपशिष्ट जल के उपचार में यानी कि वेस्ट वाटर के उपचार में, अग्निरोधक के रूप में और प्रति अम्ल के रूप में। प्रति अम्ल यानी कि जो अम्ल को खत्म करे। जब आपको एसिडिटी होती है तो आप इनो पीते हैं, उस इनो में क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो बुझा हुआ चूना होता है और जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये बिना बुझा हुआ चूना होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किसमें होता है? तो औषधीय उपयोग में, कीटाणुनाशक में, सीमेंट में, कागज में, उच्च श्रेणी के इस्पात के निर्माण में इसका उपयोग होता है और कास्टिक सोडा के निर्माण में भी कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग होता है। इसके बाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका उपयोग किसमें होता है? तो मृदा, भूजल एवं पेयजल के उपचार में मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग होता है। विद्युत केबलों में ताप रोधक के रूप में यानी कि इंसुलेटर के रूप में भी मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग होता है। प्लाज्मा टीवी के डिस्प्ले पर सुरक्षात्मक लेपन यानी कि प्रोटेक्टिव कोटिंग के रूप में भी मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग होता है। इसके बाद है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक पोटाश कहते हैं। तो इसका उपयोग किसमें होता है? तो क्षारीय बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, मृदु साबुन यानी कि सॉफ्ट सोप में, शैम्पू एवं शेविंग क्रीम के निर्माण में भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। आगे हम क्षारकों की केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो क्षारक के साथ अभिक्रिया करके सामान्यतः लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, परंतु सभी क्षार धातु अभिक्रियाओं में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। पर सामान्यतः क्षारकों की अगर धातुओं के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जैसे एल्यूमिनियम क्या है? धातु है और इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है, इसकी जल के साथ अभिक्रिया करें तो क्या रिजल्ट आएगा? तो हमें लवण एवं हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो कौन सा लवण मिलेगा? तो सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, तो इसमें लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। इसके बाद है कि अगर क्षारकों की अम्लों के साथ अभिक्रिया करें तो क्या होगा? तो हमने पहले पढ़ लिया कि अगर हम अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया करें तो क्या होगा? तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और इसके साथ ये लवण और जल का निर्माण करेंगे। इसके बाद है जल के साथ अभिक्रिया। तो जब क्षार जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या उत्पन्न होगा? तो क्षार को जल में घोलने पर वह हाइड्रोक्सिल अथवा हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। तो जब क्षार को जल में घोला जाता है तो क्या उत्पन्न करते हैं? तो ये हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। तो हमने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ लिया। आगे हम देखते हैं कि अम्ल को हम पहचानेंगे कैसे। जैसे एग्जाम में क्या होता है कि इनका केमिकल फॉर्मूला दिया होता है और पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये अम्ल है या क्षार है? तो यहाँ पर मैंने ये जो भी केमिकल फॉर्मूले लिखे हैं ये सभी अम्ल है। तो कैसे पता लगेगा कि ये अम्ल है? तो इन्हें पहचानने की ट्रिक क्या है? तो जिसपे यौगिक के आगे H यानी कि हाइड्रोजन हो तो समझ लीजिएगा कि वो अम्ल है। तो जैसे पहले रो में देखिए HCl, ये क्या है? इसमें H है ना, तो ये अम्ल होगा। दूसरा क्या है? H3PO3, तो इसमें भी H है यानी कि हाइड्रोजन है, तो ये भी अम्ल होगा। तो जिसमें भी आपको यानी कि जिस भी कंपाउंड के आगे आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा वो क्या होगा? वो अम्ल होगा, एसिड होगा। जैसे HCl, H2SO4, ये सभी अम्ल है। लेकिन कई उदाहरण आप देखेंगे इनके आगे H नहीं है, जैसे CO2, SO2, NO2, इसमें तो H नहीं है। तो इनमें कैसे पता चलेगा कि ये अम्ल है? तो जो भी कंपाउंड अधातु के साथ ऑक्साइड बनाते हैं ना वो हमेशा अम्ल होते हैं। जैसे कार्बन क्या है? आपको पता है अधातु है। तो धातु और अधातु कैसे पता लगाएं, इसके ऊपर भी मैंने ट्रिक बनाई हुई है। आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि कौन सी धातु है, कौन सी अधातु। तो मैंने इन्हें पहचानने की एक सिंपल ट्रिक बताई है, आप उस वीडियो में देख लेना। तो जैसे आपको पता है कि कार्बन क्या है? अधातु है और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बना रहा है। तो जब भी कोई अधातु का ऑक्साइड हो तो क्या कहलाएगा? तो वो अम्ल ही होगा। जैसे CO2, SO2, ये क्या होंगे? ये अम्ल होंगे। और तीसरा इसका एक और केस है कि जिस कंपाउंड के लास्ट में COOH हो वो भी अम्ल होगा। तो 3 तरीके से आप अम्ल को पहचानेंगे। पहला तरीका है कि उसकी शुरुआत में H होगा यानी कि हाइड्रोजन होगा। दूसरा तरीका है कि ये अधातु का ऑक्साइड होगा यानी कि जिस कंपाउंड के आगे अगर H नहीं है लेकिन वो अधातु का ऑक्साइड है तब भी वो अम्ल होगा। और तीसरा तरीका है कि जिस कंपाउंड के लास्ट में COOH हो वो भी अम्ल है, इसके अलावा कोई भी अम्ल नहीं है। तो ये तो हो गई अम्ल को पहचानने की ट्रिक। अब हम देखते हैं कि क्षार को कैसे
तो मैंने इन्हें पहचानने की एक सिंपल ट्रिक बताई है, आप उस वीडियो में देख लेना। तो जैसे आपको पता है कि कार्बन क्या है, अधातु है, और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बना रहा है, तो जब भी कोई अधातु का ऑक्साइड हो तो क्या कहलाएगा, तो वो अम्ल ही होगा। जैसे CO2, SO2, ये क्या होंगे, ये अम्ल होंगे। और तीसरा इसका एक और केस है कि जिस कंपाउंड के लास्ट में COOH हो वो भी अम्ल होगा। तो तीन तरीके से आप अम्ल को पहचानेंगे। पहला तरीका है कि उसकी शुरुआत में H होगा यानी कि हाइड्रोजन होगा। दूसरा तरीका है कि ये अधातु का ऑक्साइड होगा यानी कि जिस कंपाउंड के आगे अगर H नहीं है लेकिन वो अधातु का ऑक्साइड है तब भी वो अम्ल होगा। और तीसरा तरीका है कि जिस कंपाउंड के लास्ट में COOH हो वो भी अम्ल है, इसके अलावा कोई भी अम्ल नहीं है। तो ये तो हो गई अम्ल को पहचानने की ट्रिक। अब हम देखते हैं कि क्षार को कैसे पहचाने। अगर आपके आगे केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा क्षार है, तो कैसे पता लगाएंगे, तो इसकी दो कंडीशन है। पहला तो है कि जिस कंपाउंड के लास्ट में OH हो, अभी हमने पीछे ही पढ़ा हाइड्रोक्साइड, तो जिस कंपाउंड के पीछे OH हो वो क्या होगा, वो क्षार होगा। जैसे NaOH, KOH, ये क्या है, इनके पीछे क्या है, OH है ना। जैसे यहाँ भी देख लीजिए LiOH, NaOH, CaOH2, तो इनके पीछे क्या है, OH है। जिस कंपाउंड के लास्ट में OH होगा वो क्षार होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, कई बार क्या होगा कि इनके पीछे OH नहीं है फिर भी ये क्षार है, तो कौन से उदाहरण होंगे, तो जो यौगिक धातु के ऑक्साइड होंगे ना वो क्षार कहलाएंगे। जैसे हमने पढ़ा अम्ल के केस में क्या पढ़ा कि जो यौगिक अधातु के ऑक्साइड हों वो अम्ल होंगे, तो इसके विपरीत जो यौगिक धातु के ऑक्साइड हों वो क्षार होंगे। जैसे देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम क्या है, धातु है, तो धातु का जो ऑक्साइड होगा ये क्या होगा, ये क्षार होगा। दूसरा है Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड, फेरिक यानी कि लोहा, तो जो लोहा है वो भी धातु है, तो जो धातु का ऑक्साइड होगा वो भी क्षार होगा। तो क्षार हम कैसे पहचानेंगे, तो जिस कंपाउंड के लास्ट में OH हो वो क्षार होगा और जो कंपाउंड धातु का ऑक्साइड हो वो क्षार होगा। तो आशा करता हूँ अब आप अम्ल और क्षार को आसानी से पहचान लेंगे। इसके बाद हम pH स्केल के बारे में पढ़ते हैं। तो pH की फुल फॉर्म क्या है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और जैसे पोटेंशियल भी कह देते हैं, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो जो pH स्केल होता है ना, इसकी रेंज कितनी होती है, तो 0 से लेकर 14 के बीच में एक अनुमानित संख्या होती है जो कि ये दर्शाती है कि विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। उदासीन यानी कि न्यूट्रल। तो अगर किसी भी पदार्थ का जो pH वैल्यू है वो 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, यानी कि वो पदार्थ ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा। लेकिन अगर किसी भी पदार्थ की pH वैल्यू 7 से नीचे आती है, 7 से नीचे का मतलब 6, 5, 4, 3, 2 और 1, अगर किसी भी पदार्थ की pH वैल्यू 1 से लेकर 6 के बीच में आती है तो जो वो पदार्थ होगा वो अम्लीय होगा। और अगर किसी पदार्थ की जो pH वैल्यू है वो 8 से लेकर 14 के बीच में आती है तो वो क्षारीय होगा, यानी कि 7 से ऊपर क्षारीय और 7 से नीचे अम्लीय। तो अगर आपको ये याद ना रहे कि पहले अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, तो इसे भी आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर एसिड है और यहाँ पर बेस है, एसिड मतलब अम्ल और बेस मतलब क्षार। और अगर आप अंग्रेजी का अल्फाबेट देखें तो पहले ए आएगा, ए से एसिड हो गया, फिर बी आएगा, बी से बेस हो गया। तो यहाँ से भी आपको याद रहेगा कि पहले ए आएगा फिर बी आएगा। तो 7 से नीचे अगर किसी भी पदार्थ की pH वैल्यू हो तो वो एसिड होगा यानी कि अम्लीय होगा, और 7 के ऊपर किसी भी पदार्थ की pH वैल्यू हो वो क्षारीय होगा। और अगर किसी भी पदार्थ की pH वैल्यू 7 ही हो तो वो ना तो अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा, वो न्यूट्रल होगा यानी कि उदासीन होगा। तो आगे अब हम कुछ इंपॉर्टेंट pH वैल्यू देख लेते हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले है कि बैटरी में प्रयुक्त अम्ल यानी कि बैटरी में उपयोग किए जाने वाले एसिड का pH वैल्यू कितना होता है, तो 0 से लेकर 1 के बीच में इसका pH वैल्यू होता है। इसके बाद है नींबू का रस, तो नींबू का रस अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, इसकी pH वैल्यू कितनी होती है, तो नींबू के रस का pH वैल्यू होता है 2.2। और आपको पता ही है कि 7 से नीचे किसी का भी pH वैल्यू हो तो वो अम्लीय होगा, तो नींबू का रस आपको पता है एसिडिक होता है, इसकी pH वैल्यू है 2.2। इसके बाद है सिरका यानी कि विनेगर, तो सिरका की pH वैल्यू कितनी होती है, तो 2.4 से लेकर 2.5 के बीच विनेगर की pH वैल्यू होती है। इसके बाद है दूध यानी कि मिल्क, तो दूध की pH वैल्यू कितनी होती है, तो 6.4 से लेकर 6.7 के बीच में दूध की pH वैल्यू होती है। इसके बाद है शुद्ध जल, तो शुद्ध जल की pH वैल्यू कितनी होती है, तो ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। शुद्ध जल और नमक दोनों की pH वैल्यू 7 होती है, दोनों न्यूट्रल होते हैं यानी कि उदासीन होते हैं। इसके बाद है मानव मूत्र, तो मानव मूत्र की pH वैल्यू कितनी होती है, तो मानव मूत्र की pH वैल्यू औसतन 6 होती है। और जो मानव रक्त है यानी कि ह्यूमन ब्लड है, इसकी pH वैल्यू कितनी होती है, तो ह्यूमन ब्लड की pH वैल्यू 7.4 होती है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अम्ल स्वाद में डैश होते हैं, मीठा, खट्टा, कड़वा या फीका। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उस विलयन का pH मान कितना होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है, तो क्षार करता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो क्षार होता है उसका pH मान कितना होगा, 10, 4 या 5। तो आपको पता ही है कि कोई भी पदार्थ क्षारीय कब होगा, जब उसका pH मान 7 से अधिक होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मिथाइल ऑरेंज होता है अम्लीय माध्यम में पीला, क्षारीय माध्यम में गुलाबी, तो गलत है। अम्लीय माध्यम में रंगहीन, क्षारीय माध्यम में गुलाबी, ये भी गलत है। अम्लीय माध्यम में गुलाबी और क्षारीय माध्यम में रंगहीन, ये भी गलत है। अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में पीला होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के काटने में मौजूद है। तो चींटी के काटने में कौन सा अम्ल मौजूद है, फार्मिक अम्ल, मेलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या परक्लोरिक अम्ल। तो इसका सही जवाब है फार्मिक अम्ल, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है, तो जिस कंपाउंड में कार्बन होगा वो कार्बनिक अम्ल है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, इसमें कार्बन है। तो कार्बनिक अम्ल कौन सा है, तो ऑप्शन डी। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रबल अम्ल का उदाहरण है या है, HNO3, H2SO4, HCl या उपरोक्त सभी। तो इसमें से देखा जाए तो सभी प्रबल अम्ल के उदाहरण है, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है, NaOH, NaCl, H2SO4 या इनमें से कोई नहीं। तो जिसके पीछे OH होता है आपको पता है वो क्षार होगा। अम्ल कौन सा होगा, जिसके आगे हाइड्रोजन हो। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, H2SO4 क्या है, ये अम्ल है। अगला प्रश्न है कि क्षार स्वाद में डैश होते हैं, नमकीन,
मीठा, कड़वा या खट्टा। तो क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? तो ये स्वाद में कड़वा होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है? तो क्षार कौन सा होगा जिसके पीछे OH है? तो जो ऑप्शन सी है ये क्षार नहीं है, क्योंकि इसके आगे H है, हाइड्रोजन है, और जिसके आगे हाइड्रोजन हो वो अम्ल होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl ये क्षार नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है कि क्षार धातुएं ठंडे पानी के साथ प्रबल अभिक्रिया करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप डैश का विस्थापन होता है। तो जब क्षार धातुएं ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस का विस्थापन होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पीएच पैमाने का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो पीएच पैमाने का आविष्कार सोरेनसन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि मानव रक्त के पीएच का मान क्या है? तो ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितनी है? तो इसका सही जवाब है 7.4।